for accepting the invitation, Ms. Riddha Saxena. And now I would like to call Ms. Ritika Dikshit, MSc Final Botany, for the formal welcome of Ms. Riddha Saxena, today's speaker directly from Supreme Court of India. Ritika, over to you. Thank you, sir. Good morning to all. Myself, Ritika Dikshit, MSc Final Botany. Today, I want to introduce Ms. Shraddha Saxena, today's speaker. Ms. Shraddha Saxena is a practicing advocate in a Honorable Supreme Court of India. She is a managing partner of VHS Legal Advocates and Legal Consultants. She hails from Bareilly, Uttar Pradesh. During the course of her academics and after she has received many prestigious awards, some of them are arguing counseling for Ram Janambhoomi judgment. Second one is guest legal advisor, Ministry of Home Affairs. Third one is Ambassador of Human Rights, Noble Order of Human Excellence. Fourth one is Indian Youth Representative, United Nations. Fifth one is represented India World Youth Summit, South Asian Human Rights Summit. Sixth one is Bravery Award holder, NCC certificate holder, special prize holder, IVRI. Thank you, ma'am. I welcome you, ma'am. It's over to you. Thank you, Rikia. Thank you, Ritika. May I know, like, sir, the students which we are having out here, they're from BSc and MSc, right? Yeah, it's okay. Okay. So, मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ और हम लोग का जो कम्युनिकेशन रहेगा वो एक लेक्चर नहीं होकर के वो एक कम्युनिकेशन रहेगा सर मैं प्लीज मैं जो बच्चे जो मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारे साथ बच्चे हैं दे आर एक्चुअली बिलोंग टू बीएससी एंड एमएससी लेवल, यूजी एंड पीजी लेवल। और ये दरअसल ये जानना चाहते हैं, या मुझको ऐसा लगता है कि इनको ये जानना चाहिए कि ये अपने यूजी पीजी लेवल पर जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद दरअसल इनको अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। सारे के सारे लोग यूजी पीजी लेवल पर बॉटनी पढ़ के लेक्चरर या पीसीएस आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, या उन अगर वो बन सकते हैं तो उनको कैसे अपने आप को पहचानना चाहिए। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसे तुमने जब आपने जब यहाँ बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया होगा, उसके बाद कैसे अपने आप को ये आइडेंटिफाई किया कि मुझको अब ये एडवोकेसी करनी है, तो वो फीलिंग कब आई? कैसे आपने स्कूलिंग की अपनी, कहाँ से स्कूलिंग की, और कैसे आपने खुद को पहचाना कि मुझको ये करना है, उसी टाइप से ये भी अपने कैरियर पर फोकस कर सके। ठीक है मैं थोड़ा सा अपने से ही शुरुआत करती हूँ मेरा स्कूलिंग बीबीएल पब्लिक स्कूल से रहा है बरेली से ही उसके बाद मैंने बीएससी एंड एलएलबी बरेली कॉलेज से किया है जो मेरा एंड सर का दोनों का ही अल्मा मैटर है जब मैं बीएससी में थी तब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था मेरी थोड़ी सी जो स्टोरी है थोड़ी सी ट्विस्टेड है क्योंकि मैं इनिशियल डेज से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी तो जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया उसके साथ ही मैंने एनसीसी ज्वाइन किया एनसीसी में जाके मेरे को ये समझ में आ गया था कि मेरे को आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना है तो अकॉर्डिंगली ही बीएससी के साथ मैंने मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर से ही मैंने मेरी आर्मी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी आर्मी में कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लाइक आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी काम करना होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए एंड आपकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए एनसीसी के साथ एक एडवांटेज आप लोगों को मिल जाता है कि हम लोग का फिजिकल बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है एंड हमारी काफ़ी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी सारी चलती रहती हैं जिससे हमें हमारी एसएसबी की प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलता है क्योंकि मैं लॉ से मैं एक लीगल बैकग्राउंड से ही आ रही हूँ मैं सेकेंड जनरेशन लॉयर हूँ मेरे फादर भी एडवोकेट ही हैं तो कहीं ना कहीं घर से माहौल मिला मुझे लॉ का तो ये मेरे दिमाग में प्री डिसाइडेड था कि मेरे को बीएससी के बाद एलएलबी करना है बीएससी के साथ साथ जब मैंने मेरा एकेडमी अपना एसएसबी का जब तैयारी शुरू कर दिया था सर ये थोड़ा ये जो चैट्स वगैरह आ रही है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है मैं आ जाती हूँ उस पर हाँ, तो जब सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आपको कोई भी अपना नाम, रोल नंबर इत्यादि नहीं भेजना है अब। ठीक है, आप सीधे स्पीकर को सुने, ना अपना ऑडियो ऑन करें, ना वीडियो ऑन करें, और ना ही कोई चैट करें, ना ही कोई मैसेज करें। थैंक यू, प्लीज़। तो
इसके साथ ये था कि मैंने एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई किया और मैं स्क्रीन इन हो गई, बट मैं नॉट रिकमेंडेड थी। मींस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो एसएसबी के साथ आप जब एनसीसी कैडेट होते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आपका रिटन एग्जाम एग्जाम हो जाता है। तो मेरा रिटन एग्जाम एग्जाम हो गया था क्योंकि मेरे को डायरेक्ट एंट्री इंटरव्यू के लिए मिल गई थी। जब मैं पहली बार नॉट रिकमेंडेड थी, उसके बाद क्योंकि बीएससी कंप्लीट हो चुका था और मेरे को लॉ करना ही था, ये मेरा प्री डिसाइडेड था। लॉ में मैंने एडमिशन ले लिया था अपना। तब भी एक बैकअप प्लान यही था कि आगे जाकर के आर्मी ही ज्वाइन करना है। आर्मी की तैयारी साइड बाय साइड चल रही थी, बट लॉ के साथ आपको काफ़ी डिटेल तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि आपको 30 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, 30 सब्जेक्ट्स की इक्विवेलेंट तैयारी करनी होती है एंड आपको अपना एकेडमिक्स भी मेंटेन करना होता है। तो ये डिसाइडेड था कि वंस माई लॉ इज ओवर, उसके बाद फिर मैं दोबारा जैग एंट्री के लिए जाऊंगी एसएसबी के लिए। तो जैसे जैसे मेरा लॉ चल रहा था, लॉ के साथ ही मैंने कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया। लाइक मैंने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया था जब मैं लॉ परस्यू कर रही थी। मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें रिसर्च करती थी। तो मुझे पता चला कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसा कुछ होता है। मैं ऑनलाइन जब देख रही थी तो मेरे को कुछ कुछ समझ में आया कि होता क्या है बेसिकली। जो हम लोग छोटे शहर के जो बच्चे होते हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे पास एक्सपोजर नहीं होता किसी भी चीज़ का, और हम हर चीज़ के लिए हवा समझ लेते हैं कि अगर ये चीज़ है तो ये तो बहुत बड़े लोगों की चीज़ है और इसके तो दिल्ली, मुंबई और ये जितने सारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ के बच्चे कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे डोमेन के ही बाहर है। तो एक ये मिथ है जो हम लोग जो स्मॉल टाउन से आते हैं, जो कि हमें हमारे दिमाग से निकाल के फेंकना होगा। सब कुछ जो बड़े शहर के लोग हैं डेफिनेटली उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बट जो हम लोग छोटे शहर से लोग आते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, हम लोग जुझारू होते हैं। तो जब मुझे मॉडल यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता चला, मैंने अप्लाई किया, फॉर्म मेरा गलत भर गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने जो कोर कमेटी थी उसको अप्रोच किया कि मेरे फॉर्म में क्या कमी रह गई है, आप मुझे बता दीजिए, मैं दोबारा से रीअप्लाई करना चाहती हूँ। एनी हाउ मेरे को वहाँ से एक चेयरमैन मिल गए जिन्होंने मेरे को बताया कि आपके फॉर्म में ये कमी रह गई है, अगर आप इस कमी को फुलफिल कर देंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। जो मेरा पहला मॉडल यूनाइटेड नेशंस था वो आईआईटी कानपुर में था, जो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुझे बरेली कॉलेज से आईआईटी कानपुर जाने का मौका मिल रहा है। तो जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आप पे जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। ये मेरे लॉ फर्स्ट ईयर के ही टेन्योर की बात है, जब मैं लॉ फर्स्ट ईयर परस्यू कर रही थी तब का। तो जब आपका मॉडल यूनाइटेड नेशंस में सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पर आपकी जैसे यूनाइटेड नेशंस वर्क करता है वैसे ही डमी बॉडी होती है मॉडल यूनाइटेड नेशंस। उसमें आपको काउंसिल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लाइक हम सबको पता होगा कि रेफ्यूजी काउंसिल होता है। हमने जब सीरिया में इतना सारा जब डिस्टर्बेंस चल रहा था तो हम सब ने सुना था। ह्यूमन राइट्स काउंसिल होता है, इकोसॉक होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऐसे करके काउंसिल्स कई सारे हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो हर काउंसिल का अपना अपना काम है। यूएनएचआरसी है, वो ह्यूमन राइट्स को देखता है। इकोसॉक है, वो आपका मतलब जितनी सारी कंट्रीज है उनका इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस को देखता है। रिफ्यूजी काउंसिल है, वो रेफ्यूजी को देखता है, एक्सेट्रा। जो काउंसिल्स है हर काउंसिल का अपना अपना काम है। तो जब आप वहाँ जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इनिशियल स्टेज से सारा कुछ पढ़ के जाओ कि किस काउंसिल का क्या काम है। फिर आपको अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। जब आप मॉडल यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या कंट्री अलॉट होगी। लाइक मेरे को उस टाइम फिनलैंड अलॉट हुई थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फिनलैंड में क्या होता है। फिनलैंड के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि फिनलैंड का इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस कैसा है। तब मुझे पता चला था कि नोकिया फिनलैंड से ही आ रही है। तो आप उस कंट्री के बारे में रिसर्च करते हो, मैं आपको थोड़ा सा जिसमें बता देती हूँ कि आप उस कंट्री के बारे में रिसर्च करते हो, उस कंट्री को अपने काउंसिल में जाके, क्योंकि जो भी काउंसिल आपको अलॉट होता है उसका एक बड़ा सा रूम होता है, वहां जाके आप बैठते हो। उस कंट्री के बारे में आप सारी चीजें बताते हो कि इस कंट्री का क्या क्या स्टेटस कैसा है और कैसे उस कंट्री की इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, या आपका जो भी काउंसिल है, लेट इट बी अगर ह्यूमन राइट काउंसिल है या आपका रेफ्यूजी काउंसिल है, तो आप कैसे उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो वो आप वहां जाके बताते हो। वो सारी चीजें वहाँ आपकी नोट डाउन होती हैं एंड अकॉर्डिंगली उस पर डिसीजन लिया जाता है कि इस कंट्री पे ये सारा काम होता है। ये सारा कुछ डमी फॉर्म में होता है। तो मेरा 3 दिन का ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस का था समिट। उसके बाद ये 3 दिन बाद रैप्ड अप हो जाता है और रैप्ड अप में कोई ना कोई आपका एक रेजोल्यूशन पास होता है जो लास्ट डे पास होता है, और वो फिर सारा डमी फॉर्म में होता है, उसका कुछ एप्लीकेशन नहीं होता है। बट वो आपको ये बताता है कि यूनाइटेड नेशंस में जब वर्किंग होती है तो किस तरीके से होती है।
मैंने फिर ये वाला करने के बाद फिर मैं इसके सेकंड स्टेप पे गई। मैंने फिर अप्लाई किया आईआईटी खड़गपुर के लिए और मेरा आईआईटी खड़गपुर में सिलेक्शन हो गया था बहुत इजीली, मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। वहाँ पर भी मेरे को एक डिफरेंट कंट्री अलॉट हुई, सेम प्रोसीजर रहा, थर्ड डे रेजोल्यूशन पास हुआ और वो रेजोल्यूशन भी एक डमी रेजोल्यूशन था। उसका कुछ ग्राउंड लेवल इफेक्ट नहीं था, बट आपको दो चीज करने से ये समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग कैसे होती है। ये सारी चीज आपको तब पता चली जब आपने रिसर्च किया। तो हम लोग को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे हाथ में हमारे जितने सारे बच्चे हैं, 69 बच्चे जो मेरे को दिख रहे हैं जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, हम सबके पास मोबाइल है और मोबाइल ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में। आप जितना सारा, क्योंकि मेरे पास भी उस टाइम लैपटॉप नहीं था, तो आप जितना ज्यादा रिसर्च कर सकते हो आप अपने मोबाइल पे रिसर्च करो। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मोबाइल पे टाइप करो, जो भी आपके दिमाग में है मोबाइल पे टाइप करो, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। जब आपकी चीज ऐसे ऐसे चलती गई तो मेरे को ह्यूमन राइट्स में काफी इंटरेस्ट था काम करने में, तो मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बहुत पढ़ती थी और लिखती थी। तो लिखते 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 मेरी चीज नोट होना शुरू हो गई। लाइक जो ग्लोबल बॉडीज है उन्होंने ये नोट किया कि मेट्रो ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है। ऑडियो ऑडियो सभी लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लें। मिस्टर शैलेंद्र, शैलेंद्र अपना ऑडियो ऑफ करें आप। हाँ, रिमूव रिमूव कर दिया मैंने, तो आप कंटिन्यू करिए। जब आईआईटी खड़गपुर तक की जर्नी जो आईआईटी खड़गपुर तक की जब जर्नी मेरी कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद मैं ह्यूमन राइट्स पे काम करना शुरू कर दिया था। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में मैं लिखती थी कि कैसे जो राइट्स है लड़कियों के वो डिप्राइव्ड है उनसे, कैसे उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 पे काफी काम किया हुआ था। तो धीरे धीरे करके वो काम एक्नॉलेज होना शुरू हो गया। लाइक जब आप कभी भी ब्लॉग्स लिखते हैं, इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो कि आपको ब्रह्मांड में फैला देती है। तो वर्ल्ड यूथ समिट होने वाला था, वहां से मेरे पास एक ईमेल आया कि हम आपके राइट अप्स को पढ़ते हैं, देखते हैं और कई सारी हमें उसमें काफी सारी प्रोडक्टिव चीज लगती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए और अपने व्यूज को रखिए। तो ये सारा काम करने के बाद ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि वर्ल्ड यूथ समिट से मेरे लिए कॉल आ रहा है। मैं जब वर्ल्ड यूथ समिट में गई, मैंने वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेसेस एक्ट 2013 को वहां पर जाके बताया, उसमें कमियां बताई क्या क्या हैं, कैसे जो वर्किंग वुमेन है उनके राइट्स डिप्राइव्ड हो रहे हैं, अगर उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो क्या क्या दिक्कतें हैं जो वो फेस कर रही हैं इस एक्ट के होने के बावजूद भी। तो वहां से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला क्योंकि वहां पर मोस्टली कंट्रीज 138 कंट्रीज आ रखी थी। वहां पर जो भी मैंने डिसीजंस वहां लिए वो अप्लाई हुए, जो भी मैंने सजेशंस दिए वो लिए गए, नोट डाउन किए गए, उनको आने वाले टाइम में अप्लाई भी किया गया। और उस प्लेटफॉर्म का मेरे को ये एडवांटेज मिला था कि वहां से ही, क्योंकि इंडिया का जो यूनाइटेड नेशंस है, हर कंट्री का अपना एक यूएन बॉडी होता है, तो मैं वहाँ पर वहाँ के डायरेक्टर भी आए हुए थे एंड उन्होंने मेरे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे से थोड़ा बात किया, हम लोग का डिस्कशन हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। I was appointed that time as a director of United Nations Youth Association of India. So I started working on human rights policy, how we can improvise human rights in India, etc. So धीरे 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 काम करते करते मेरा प्रमोशन हो गया एंड आई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ये एक मेरा छोटा सा जर्नी था जो आगे चलता रहा। लॉ में मैं कैसे एडवोकेट की साइड आई, मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके आपको बता दूंगी। जब मैंने जैक के थ्रू एसएसबी में अप्लाई किया तो मेरे को बैक इंजरी हो गया था और बैक इंजरी के साथ ये था कि मैं ना ही लेट पाती थी ना ही उठ पाती थी। तो सिलेक्शन लेने के बाद अकेडमी से मेरी वापसी हुई, तब दिमाग में ये आया कि व्हाट नेक्स्ट, अब लाइफ में क्या करना है। क्योंकि जब आप 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे आ जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको प्लैंक पे लेटना है, आपको कुछ और नहीं करना, तब आपको ये सोचना है कि व्हाट नेक्स्ट। तो तब मेरे दिमाग में ये था कि मेरे पास लीगल का बैकग्राउंड था, एडवोकेसी करना मेरे को पसंद था। ऐसे मैंने मेरी एडवोकेसी की लाइन शुरू कर दी। जब हम किसी स्मॉल सिटी से आते हैं तो हमें किसी बड़ी जगह जाने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ से आप सब लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि मैं बरेली कॉलेज के लॉ डिपार्टमेंट से मैंने लॉ किया था। और जितनी भी हमारी ए ग्रेड कंपनीज होती हैं वो हमेशा क्रीम लेयर को लेना पसंद करती हैं। लाइक जो बच्चे जेएनयू से होते हैं या डीयू से होते हैं या बड़े बड़े कॉलेजेस से होते हैं, हमेशा उनको ही प्रेफरेंस दी जाती है। जो भी हम लोग छोटे शहर से आते हैं कभी हम लोग को उस टाइम पे प्रेफरेंस नहीं जाती क्योंकि हमारे पास कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है, या कहीं ना कोई चीज ऐसी होती है कि वो मेट्रो सिटीज के बच्चों को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। आई अप्लाइड मोर देन 1000 प्लेसेस।
जहाँ पर मेरे पास एक जगह से सिलेक्शन का कॉल लेटर आया लखनऊ से। लखनऊ में मैंने लॉ फर्म ज्वाइन किया। ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया था लॉ का। मैं करियर पे आके आप लोगों से ये चीज़ डिसाइड करना चाहूँगी कि जब हम लोग जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो मैंने ऐसा बहुत बार सुना है कि पेरेंट्स बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे करियर में करना क्या है। ये ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आप जैसे ही किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में आप एंटर कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हो। क्योंकि आपकी जो मेन कोर्स ऑफ पढ़ाई होती है वो 12th तक होती है। जब आपको एकदम हार्ट एंड सोल के साथ एक ही चीज़ की तैयारी करनी होती है। बट जब आप लोग ग्रेजुएशन में आ जाते हो तब आपके होराइजन्स बढ़ जाने चाहिए। तो जैसे ही आपने ग्रेजुएशन में एंटर किया, तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको करियर में करना क्या है। अगर आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी करके रिसर्च करना चाहते हो, ये चीज़ आपकी बीएससी में डिसाइड हो जानी चाहिए। अगर आप बैंकिंग करना चाहते हो, तो भी वो आपका ग्रेजुएशन में जिस दिन आप एंटर कर रहे हो, ग्रेजुएशन में जिस दिन आप एडमिशन ले रहे हो, उसी दिन वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। आप बैंकिंग है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, आप बीटीसी करना चाहते हो या एक्स वाई जेड जो भी करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, ये चीज़ आपकी ग्रेजुएशन से ही डिसाइड हो जानी चाहिए। कभी भी आप इस चीज़ का वेट मत करो कि जब मेरा बीएससी हो जाएगा, एमएससी हो जाएगा, तब मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि आपके साल जा चुके हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद अगर आप ये सोचोगे कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है या फिर आपको कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है या सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। सिविल सर्विसेज में मैं आ जाती हूँ कि सिविल सर्विसेज की बहुत डिटेल्स तैयारी होती है। जब आप अपना मेंस लिखते हैं तो मेंस में आप अपने वही सब्जेक्ट्स रखिए जो आपके ग्रेजुएशन में है और उनकी डिटेल स्टडी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे उनकी थरो स्टडी कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम कि मैं एक बार ग्रेजुएशन कर लूँ, ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं डिसाइड करूँ कि आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। ग्रेजुएशन से ही अपनी तैयारी आप लोग शुरू कीजिए। हमेशा अपना एक बैकअप प्लान रखिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि प्लान ए तो है, मुझे आईएएस बनना है। कई बार सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं होते हैं। सब कुछ हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, बट एक ऐसी घटना हो गई जिस वजह से आप उस चीज को परस्यू नहीं कर पाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे। तो हमेशा एक आपके पास प्लान बी होना चाहिए जो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि आपके यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या करना है। अगर आपका ये प्लान है फेल हो जाता है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, किसी भी रीजन से आपने अपना 200% दिया बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। कई लोग क्या करते हैं, उनका अगर सिविल सर्विस सिलेक्शन नहीं हो पाया या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस चीज से उभरने के लिए हमेशा हम लोगों को एक प्लान बी रेडी रखना चाहिए और उस प्लान बी की उतनी ही अच्छी तैयारी होनी चाहिए जितनी कि हमारे पास प्लान ए की होनी चाहिए। मेरे पास प्लान बी मेरा एडवोकेसी। हाँ जी, हाँ जी। वो हाँ रिमूव जी, कर हाँ जी, दिया, बोलिए। मैंने रिमूव कर दिया उनको, वो डिस्टर्ब कर रहे थे। आप पढ़िए आप। मैंने रिमूव कर दिया उनको श्रद्धा। ठीक है, यू तो प्लीज कंटिन्यू। ठीक ठीक ठीक। तो ये थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कई बार सर्कमस्टेंसेस सब कुछ आपके फेवर में हो जाते हैं, बट ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आपका प्लान ए परस्यू नहीं हो पा रहा, तो आप प्लान बी को रखिए। हमेशा जोवियल रहिए, लोगों के साथ इंगेजिंग रहिए, बात कीजिए और हमेशा एक अपनी हॉबी जरूर रखिए। एक चीज बहुत हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करती हूँ कि आप दिन को चलाइए, ये ध्यान रखिए कि दिन आपको ना चलाए। आप जब मॉर्निंग में उठ रहे हैं और रात में जब सो रहे हैं तो आपकी हर चीज प्लान्ड होनी चाहिए कि आपको मॉर्निंग उठने से लेकर रात तक क्या क्या काम करना है, वो सब आपके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन ढलता जा रहा है और दिन ढलने के हिसाब से दिन आपको चलाता जा रहा है कि अब आपको ये काम करना है, फिर आपको ये काम करना है, फिर आपको ये काम करना है। कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या कहते हैं कि यही तो उम्र है खेलने कूदने की या फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा एंजॉय करने की। तो इस टाइम ना थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी और हमेशा वो चीज चूज कीजिए, हमेशा वो प्रोफेशन चूज कीजिए जो आप दिल से चाहते हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, जिस चीज में आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे वकालत बहुत पसंद है, मुझे जजमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे आर्ग्यू करना बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरी हॉबी है लोगों से बात करना। तो हमेशा वो चीज चुनिए जो आप करना चाहते हैं
कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आप ये कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। आपके लिए मैं बता दूं, मैंने 3 सरकारी नौकरी छोड़ी है, तीनों क्लास 1 ऑफिसर की थी। तो आप हमेशा वो चीज़ करो जो आप करना चाहते हो। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उनको कन्विंस करो, उनको बताओ कि आप क्यों ये चीज़ करना चाहते हो। आपका ये पैशन है और ये पैशन आपको कहाँ लेकर के जा सकता है। अगर आप अपने पैशन को एज़ अ करियर चूज़ करेंगे तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि कभी भी आपको बोरियत नहीं होगी। आप एन्जॉय करेंगे उस चीज़ के लिए करना। आप हर समय उस चीज़ के साथ एक जॉय में रहेंगे। अगर आप पढ़ रहे होंगे तब भी, काम कर रहे होंगे तब भी, या अगर आप ऐसे लेटे होंगे और सोच रहे होंगे तब भी। लेकिन अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी एम, पैशन एक्सेट्रा जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो उसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया, जिससे कि आप आगे परस्यू नहीं करना चाहते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स या सोसाइटी ने कहा या पीयर प्रेशर ने कहा कि ये काम कर लेते हैं, हम ये काम कर लेते हैं, अगर आप उस चीज को अगर आपने उस तरीके से परस्यू किया तो आने वाले टाइम में आप उसको उस पैशन उस जज्बे के साथ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जो भी अपना करियर चुने उसको इनिशियल स्टेज से चुने। हमेशा एक अपना टाइम टेबल, एक चार्ट बना के रखे आपको किस टाइम पे क्या काम करना है, एंड कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। दोस्तों के लिए जैसे हर किसी का रहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, शायद मेरे को बहुत लंबा टाइम हो गया, मैं हैंग आउट ज्यादा नहीं कर पाती फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, कोई बात नहीं है। आपकी जो पैशन है वही आपका दोस्त, वही आपका हमसफर, वही आपका प्यार होना चाहिए। लाइफ में करियर में आगे बढ़ने का एक मूल मंत्र है कि जो आपका पैशन है उसे अपना प्यार बना लो। और प्यार के लिए तो लोग कुछ भी कर जाते हैं, तो सोचो आप लोग पैशन के लिए क्या कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब आप अपना वो सब कुछ अपने पैशन के लिए दे दोगे जो एक इंसान, जब दो लोग प्यार में होते हैं, जो एक दूसरे के लिए देते हैं। तो हमेशा पहला प्यार अपना, अपने करियर, अपने पैशन को बनाओ, उसको अपना 200% दो, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज मत करो। लाइफ में सिर्फ आपके साथ एक ही चीज जाएगी, एक ही चीज रहेगी, वो है आपका नाम, आपका करियर। और जैसे कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो कि मेल्स हैं, सबने जॉब लेनी ही लेनी है, बट मैं मेरी फीमेल फ्रेंड से भी ये कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको फाइनेंशियल एम्पावर्ड होना पड़ेगा। कुछ भी खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? कब तक हम पेरेंट्स से पैसा लेंगे क्या? और जो हमारी डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए तो हमें खुद को एम्पावर्ड करना पड़ेगा ना। लाइफ में बहुत सबके अरमान होते हैं कि मुझे ये करना है, यहाँ जाना है, ये सब करना है, लेकिन वो फाइनेंस के बिना नहीं पूरा होता। तो हमेशा ये गोल और ये करियर बनाइए कि आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना है, खुद को संभालना है, सोसाइटी के लिए एक मैसेज देके जाना है कि आपने ये किया, इससे सोसाइटी को क्या, आपने सोसाइटी को क्या इम्पार्ट किया। सेल्फिश होके कभी काम नहीं करना है। अगर दिन में 2 काम कर रहे हैं तो एक काम अपने लिए कीजिए, एक काम सोसाइटी के लिए कीजिए। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, आप बहुत 2 बातें तो आपने बहुत अच्छी बताई श्रद्धा। एक तो ये कि अपने काम से प्यार करो, ये इतनी अच्छी बात है कि अगर ये हर आदमी अपने काम से प्यार करने लगे और इसको एंजॉय करने लगे तो ही हैज़ टू वर्क नेवर, उसे कभी काम ही नहीं करना पड़ेगा। ही हैज़ नेवर टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। काम ही करो, वही काम ही प्यार है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और दूसरी बात ये कि आप कभी भी अपने सारे काम आपके डिसाइडिंग होने, आपके पहले से प्लान्ड होने चाहिए कि हमको कब क्या काम करना है। ये बात बहुत अच्छी जो लगी। मैं चाह रहा था कि थोड़ा-सा आप इनको ये भी बता दें कि जैसे जीके की तैयारी या संविधान की तैयारी या कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ें या जनरल नॉलेज को कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, इसके लिए आपने कैसे-कैसे क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की और ये लोग कैसे इसको करें? ये एक 5-7 मिनट में और इनको बता दें कि किस-किस तरीके से, कैसी बुक्स इनको कहाँ से लेनी चाहिए और किस तरीके से इनको पढ़ना चाहिए, कैसे इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। ये बात थोड़ा-सा और इनको बता दें और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। तब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस तैयार रखिए, तो जो भी आप पूछना चाहते हैं वो तब आप पूछ सकते हैं। मिस्टर अमित, आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज़। मिस्टर अमित, वो मैंने उनको रिमूव कर दिया है। अब आप ये बात इनको और थोड़ा-सा बता दें, गाइड कर दें कि कैसे, मान लीजिए ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, इनके सिलेबस में भी नहीं है और ये संविधान को पढ़ना चाहते हैं। अब ये इस कन्फ्यूज़न में है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं या प्रियम्बल को संविधान की आत्मा, तो कैसे कन्फ्यूज़न दूर करें और कैसे ये, क्योंकि वो भी इनके आगे वाले आने वाले समय में इनके करियर का एक पार्ट होगा
इनको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं और थोड़ा 5 मिनट आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। देखिए, हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, फिर से मैं मोबाइल पे आ जाऊँगी क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एंड इंटरनेट के थ्रू ही बात कर रहे हैं अभी। तो हम सबके पास मोबाइल है। कभी भी ना किसी चीज़ का कोई चैनल नहीं होता, कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ते-जुड़ते एक लेयर बनती है, एक लंबी सी चेन बनती है। तो जैसे कि अगर लॉ वाला कोई स्टूडेंट है तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि हम लोग सबसे पहले जयंत पांडे पढ़ते हैं, उसके बाद एमपी जैन पढ़ते हैं, फिर हम आगे-आगे बुक्स पढ़ते हुए जाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप जाइए और लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्योंकि जो लोग लॉ से एसोसिएटेड हैं, लॉ वालों को जानते हैं, तो उनको तो ये चीज़ बता दी जाएगी कि आप जयंत पांडे पढ़िए, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कीजिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसे ही अनजान व्यक्ति है और वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहता है, मार्केट में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खरीद लीजिए और जो स्टोर वाला है एक बारी उसी से पूछ लीजिए कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, मैं किस बुक से पढूं, अच्छी बुक कौन सी है। तो जो आपका जो आप जिस भी बुक स्टॉल पे आप जाएंगे तो वो स्टॉल वाले ही आपको बता देगा कि आप ये वाली बुक पढ़िए, ये वाली बुक अच्छी, उनको अच्छा नॉलेज होता है बुक्स का देने का। बाकी जो जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग बिगनर हैं, जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो जेएन पांडे है। जेएन पांडे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ही बुक है और उन्होंने लिखी है, काफ़ी अच्छे से लिखी है और इसमें सब कुछ स्टोरी फॉर्म में बताया गया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं, जब आप प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया क्या है। ठीक है, तो आप पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स है। जब आप फंडामेंटल राइट्स से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना, किस लिए बना, हमारे राइट्स क्या हैं, सरकार के राइट्स क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स क्या हैं, एंड हम हमारे राइट्स स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने ये छोटी सी बात आप लोग को बता दी। आप चाहे तो इस बुक का नाम भी नोट कर लीजिए, जेएन पांडे, एंड पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आप इसको पढ़ना शुरू कीजिएगा। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, उसके बाद फिर आप आगे पार्ट 4, पार्ट 5 पे चले जाइएगा, आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। रही बात न्यूज़पेपर पे मैं आती हूँ, तो जो जितने भी सारे, क्योंकि बीएससी से मैं भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हमेशा हम लोग कोशिश ये करें कि मीडियम को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें। कई बार क्या होता है कि मैंने कई सारे अपने फ्रेंड्स के साथ में बात की जो कि एस्पिरेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम तो हिंदी में ही एग्जाम देंगे, हमें इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये सोचिए, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया और आपका कहीं साउथ में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप किस कम्युनिकेशन में बात करेंगे। तो आप अपने को बिल्कुल एडामेंट मत रखिए कि मैं हिंदी में ही रहूंगा या मैं इंग्लिश में रहूंगा। हमेशा बाइलिंगुअल लैंग्वेज होनी चाहिए ना, फ्लेक्सिबल रहने चाहिए दोनों लैंग्वेज में। हमेशा अपने दिन की शुरुआत सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने से करें। एक कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप दैनिक जागरण वगैरह है, इनके एडिटोरियल काफ़ी अच्छे होते हैं, आप इनके एडिटोरियल डेली डेली बेसिस पे पढ़िए। या जिन लोगों का मीडियम इंग्लिश है, तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स के साथ ये दिक्कत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द हिंदू बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ती है बिगनर्स के लिए, क्योंकि मुझे भी टफ पड़ी थी। तो आप पहले टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़ना शुरू कीजिए, पहले एडिटोरियल पढ़िए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक न्यूज़पेपर का पढ़ सकें। अगर आप डेली अपना 2-3 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर के लिए दे रहे हैं, तो आपकी जीएस ऑटोमेटिकली तैयार होती हुई जा रही है, आपके करंट अफेयर्स ऑलरेडी तैयार होते हुए जा रहे हैं, अगर आपने अपना 2 से 2.5 घंटा न्यूज़पेपर को दे दिया। न्यूज़पेपर को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी रीडिंग कर ली और खत्म हो गया। न्यूज़पेपर को आपको अपने अंदर समाना है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये न्यूज़ है, ये आई क्यों है? इसके आगे पीछे के क्या है? उससे रिलेटेड स्टोरीज़ क्या हैं? जैसे कि अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कृषि कानून के बारे में पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको उससे रिलेटेड अगली और पिछली स्टोरी दोनों पता होनी चाहिए। मैगजीन्स जैसे कि है, तो मैगजीन्स में प्रतियोगिता दर्पण एंड कंपटीशन सक्सेस रिव्यू दो बहुत अच्छी मैगजीन्स हैं। आप इनको मंथली लीजिए और इसको पूरा खत्म कीजिए। इसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी आते हैं, इसकी भी आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप तैयारी करेंगे तो ये आपका पूरा जीएस एंड जनरल नॉलेज दोनों कवर करा देगा। सिविल सर्विसेज के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी हमें जो हमारी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है,
हमें उनको लेना पड़ेगा, हम उनकी थरो स्टडी करें, तो ये थोड़ी सी तैयारी से आपकी जीएस वगैरह सारी कुछ तैयार हो जाएगी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पार्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट। हमेशा आपका टाइम मैनेज होना चाहिए। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि ये आपकी प्रिपरेशन की स्टेज है। इस टाइम का सोना, इस टाइम का 8-8 10-10 घंटे सोना आपको आने वाले टाइम में परेशान कर सकता है, बट इस टाइम का 4 घंटे सोना आपकी आने की जिंदगी सुधार सकता है। तो आप अपनी आने वाली जिंदगी को सुधारिए और इस टाइम पे थोड़ा अपना सोना क्लिप कीजिए। योगा आसन जरूर कीजिए, उससे आप मेंटली फिट रहेंगे और हमेशा खुश रहिए। अगर आप किसी भी चीज से अगर निगेटिविटी अगर आपको मिल रही है, तो आप उस निगेटिविटी को अपने से दूर रखिए। निगेटिविटी इन द सेंस कि इस टाइम पे कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि वो किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि आपको, कई बार लोगों का ये होता है कि मेरे को ये सारा न्यूज़पेपर पढ़ना है, या फिर सॉरी मतलब कोई आप पर्टिकुलर प्रोग्राम आप देखते हैं कि 10 से मेरे को 12 बजे तक ये टीवी सीरियल्स आते हैं, ये टीवी सीरियल्स मेरे लिए देखना है। तो आप कोशिश ये कीजिए उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए और हमेशा उस पर न्यूज़ चैनल पे स्विच हो जाइए। कंपटीशन में भी आपको हेल्प करेगा और साइड बाय साइड वो आपकी तैयारी भी कराता रहेगा। जो मैं पर्टिकुलरली अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो न्यूज़ चैनल फॉलो करती थी, वो राज्यसभा, लोकसभा, एनडीटीवी एंड इंडिया टीवी पे सुपरफास्ट 200 आता है। वो सुपरफास्ट 200 आपकी मॉर्निंग से लेकर रात तक की सारी न्यूज़ कवर कर देता है। तो वो देखने से आपको ये पता चल जाता है कि पूरे दिन भर में हुआ क्या। राज्यसभा लोकसभा टेलीविजन पे करीबन 2 बजे से ढाई 2 से 3 के बीच में कई सारे बहुत, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो इससे रिलेटेड आपको जीडीज मिल जाएंगे, ग्रुप डिस्कशंस। तो हमेशा एक पेन कॉपी पेपर लेके बैठिए जब भी आप किसी भी डिस्कशन को सुन रहे हो, उसके पॉइंटर्स नोट करते रहिए, वो आपको आगे जाके कंपटीशन में हेल्प करेंगे। एनडीटीवी इमेजिन, एनडीटीवी पे नगमा शहर है जो कि इंटरनेशनल एजेंडा लेकर के आती है, आधा घंटे का होता है, लेकिन वो आधा घंटा आपको पूरा आपका करंट अफेयर्स जो है इंटरनेशनल वो तैयार करा देता है वहां पर भी। लेकिन आपको डेली ये रिलीजियसली फॉलो करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी आपकी रिलीजियस चीजें हैं। तो जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आपने अपना जब न्यूज़पेपर का शेड्यूल आपका सेट हो गया, आपका मैगजीन का शेड्यूल सेट हो गया, आपकी सेल्फ स्टडी का शेड्यूल सेट हो गया, आपकी जो ग्रेजुएशन की स्टडी है उसका भी शेड्यूल आपका सेट हो गया, आपकी रात का टीवी का भी शेड्यूल सेट हो गया, तो आप ये सोच लीजिए आपने अपनी तैयारी के लिए बहुत कुछ कर रखा है, इससे ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है। इसके बाद हम आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कई बार लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि जब तक मैं 12th में थी, आई हेल फ्रॉम सीबीएसई, बट मेरे साथ जो दिक्कत था वो भी मेरे साथ कम्युनिकेशन स्किल्स का था, क्योंकि घर में माहौल नहीं था इंग्लिश में बात करने का, और इंग्लिश में बात करूं तो करूं किससे, सबसे बड़ी दिक्कत थी ये। जब एनसीसी में गई तो वहां पर इंग्लिश में बात करने की जरूरत पड़ती थी, बट कॉन्फिडेंस आता नहीं था, बहुत डर लगता था कि बात करूं कैसे। तो मैंने शीशे के सामने बात करना शुरू करा। मैं शीशे के सामने खड़े होकर के 1-1 1.5 घंटा बात करती थी खुद से इंग्लिश में। इंग्लिश की बुक्स पढ़ती थी, मैगजीन्स पढ़ती थी, जो करंट अफेयर्स होते थे उनको जोर जोर से पढ़ती थी ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो। और इससे मेरा करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा था और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी तैयार हो रही थी। तो मैंने हमेशा ना डेली के लिए ग्रेजुएशन से ही अपना 1 घंटा निकालना खुद के लिए शुरू कर दिया था। शीशे के सामने देखे खुद ही से कुछ भी बोलती थी, कुछ भी मीन्स कुछ भी, आप बड़बड़ाइए, कुछ भी बोलिए, लेकिन एक अंदर से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, या मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आपको जब आप खुद से बात कर रहे हैं तो आपको कोई जज करने वाला नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है, आप खुद को सुन रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, अपने स्किल्स देख रहे हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन देख रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अपने मोबाइल में हमेशा एक डिक्शनरी का ऐप रखिए। कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है फौरन टाइप कीजिए, पता कीजिए उसका मीनिंग क्या है। नहीं मिल रहा है, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए, मीनिंग देखिए क्या है। हमेशा आपकी जो डिक्शनरी है वो हैंडी रहनी चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर आप ये कुछ चीजें अगर अपनी लाइफ में अभी से अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो ये सिर्फ 4-6 साल की मेहनत होती है और आपकी आगे की लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाती है। आप लाइफ में सब कुछ कर रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं, पैसे भी कमा रहे होते हैं, एंड करियर वाइज भी आप सेटल होते हैं। बहुत अच्छे ढंग से आप चीज़ों को बता रही हैं और बार-बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वही बातें बता रही हैं जो मैं इनको रोज़ बताता हूँ। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो टाइम मैनेजमेंट। ये तो हर इंसान के लिए इतना ज़रूरी है। लोग मुझसे कहते हैं कि इतना सारा काम आप कैसे कर लेते हैं और लॉकडाउन में भी करे रहे हैं और लगातार करते रहते हैं। तो मैं बोलता हूँ टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक आपने बताई जो मैं इनको रोज़ बताता हूँ, वो है एनसीईआरटी बुक्स।
एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना चाहिए इनको। ये बहुत ज़रूरी बात मैं इनको रोज़ बताता हूँ और आपने भी बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी शीशे के सामने खड़े होकर के बोलने वाली बात मैं इनको अक्सर लोगों को बताता हूँ, ये भी आपने बताई, बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। अब मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, कुछ जानना हो या उसको लगता है कि हमको ये बात पूछनी चाहिए, वैसे काफ़ी कुछ आपने एकदम क्लियर कट बताया है, तो उसका स्वागत है। किसी को कुछ पूछना है बीएससी या एमएससी से या और कहीं से भी, कोई कुछ अगर जानना चाहता है तो उसका स्वागत है और वो पूछ सकता है। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? सुरभि मिश्रा मुझसे कल कह रही थी, अगर वो आज ज्वाइन किए हों, वो कह रही थी कि सर मुझे। Yes, sir. हाँ सुरभि, बताओ तुम कुछ पूछना चाहती हो मैम से? Yes, sir. क्या जानना चाहती हो, बताओ। मैम आई एम सुरभि मिश्रा। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो डिस्ट्रैक्शन वाला, वो आपने बता दिया। हम्म। और ये था कि मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी कैसे लानी होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब 1 से घंटा ज्यादा पढूं, 2 घंटे लगातार पढूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 1 घंटे के बाद वो सब कंसिस्टेंसी जो होती है वो सब टूट जाती है। तो मैम आप बताइए। ओके। तो आप पढ़ाई फोर्सफुली करते हैं या मन से करती हैं? इन्हें मार मार के पढ़ाना पड़ता है, दोनों। और जबकि श्रद्धा, इनके फादर सीआरपीएफ में हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, हमारे बचपन के क्लास फेलो हैं, और वो इनसे कहते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो करो, लेकिन ये नहीं करती हैं, डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाती हैं। तो आप इन्हें बताइए कुछ, कैसे ये, हाउ दे शी शुड कंसंट्रेट ऑन हर स्टडी। सुरभि, आप यस मुझे अपना मैम। दोस्त समझिए, ठीक है? वी आर नॉट सीनियर एंड जूनियर्स, ठीक है? तो यस मैम। आप, हाँ, तो बिल्कुल दोस्त की तरह मेरे को बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्यों नहीं बन पाती है, उसका क्या रीजन है, आप मुझे बताइए। मैम मेरा ये रीजन है कि मतलब पढ़ते पढ़ते हम किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, वो कुछ और ही सोचने लगते हैं। मतलब कि अरे अरे ये भी पढ़ना है, अरे अभी तो ये भी पढ़ना है। तो मतलब ऐसा इसलिए हो जाता है, बस वही मतलब मैं सोचती हूँ ये सब ना, लेकिन फिर वही बात होती है ना कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो आ ही नहीं पा रही है। फिर बस बंद करके रख देते हैं। वो इसलिए हो जाता है कि कहीं ना टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप खुद सोचो, आपको 2 बजे भूख लग रही है और आप 4 बजे खाना खाओगी, तो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं ना, भूख कचर गई, है ना? बिल्कुल सही यस कहा मैम। आपने, बिल्कुल सही। है ना? इनको टाइम मैनेजमेंट को तो फॉलो आप, करना पड़ेगा। यस मैम। यस तो मैम। आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। आप जब, वही मैंने बात जो थोड़ा देर पहले बोला था कि एक अपना शेड्यूल आप सेट कीजिए मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का, एंड उसमें अपने आप सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट के लिए आपको 2 घंटे की जगह 4 घंटे देना पड़ेगा, तो जिस यस मैम। सब्जेक्ट में आपको देना है, आप उस सब्जेक्ट को निकाल के नेक्स्ट डे शिफ्ट कर दीजिए। उस दिन के लिए आप वो सब्जेक्ट मत पढ़िए, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप अपने प्रायोरिटी सेट करिए, जैसे आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी ना, आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुझे लगता है इनको बात समझ में आ जानी चाहिए। और कोई किसी को कुछ अगर पूछना हो, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग। यस मैम। यस सर। हाँ, पहले अपना परिचय दीजिए आप। सर आई एम शिवानी यादव। हाँ, शिवानी बोलो। हाय शिवानी। हाँ यस मैम। मैम आपसे ये पूछना था कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को माइंड में याद कर सकते हैं। देखिए, मैंने कभी रटा नहीं, तो मैं वही आपको बोलूंगी, आप चीजों को ना समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। चीजों को जब आप समझना शुरू करेंगे तो उसका बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही याद रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो जैसे हम रटने की चीजें शुरू करते हैं ना, तो जब आप चीजों को रटना शुरू करते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में वो रटन विद्या खत्म हो जाती है। बट आप चीजों को जब दिल से पढ़ना शुरू करेंगे, उनको समझना शुरू करेंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को याद रख पाएंगे। एन नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यस मैम। है ना? तो आप चीजों को रटने की जगह उनके कंसेप्ट को समझना शुरू कीजिए, उनके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट में घुस जाइए पूरी तरीके से। जैसे ही आपको कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। और ऐसा एक क्वेश्चन ही आपके पास
अगर थाउजेंड्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे तो वो भी याद हो जाएंगे एंड आपका टाइम भी बचेगा। Thank you, ma'am. और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी को कुछ पूछना Yes, हो, क्योंकि हमारे yes, पास सिर्फ 4 या 5 मिनट बाकी हैं बस। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए और फिर पूछिए। Hello, ma'am. Myself Aarti Verma. I'm from Sacred Heart, Sitapur. Ma'am, I have completed. I am in BSc third year now, and I'm very much confused about my career, what to choose after this. और श्रद्धा मैं ये बता दूं कि ये सेक्रेड हार्ट सीतापुर से हैं, और सेक्रेड हार्ट सीतापुर में इनके जो टीचर्स हैं वो अनुज सक्सेना फ्रॉम बरेली और योगेश दीक्षित फ्रॉम बरेली, दोनों बरेली कॉलेज के पढ़े हुए हैं, पीए बरेली कॉलेज से ही दोनों हैं, तो इनके भी गुरु वहीं के हैं जहाँ के हम लोग हैं, हम और आप हैं। Great, so nice. Okay, Aarti, so tell me what you want to become in your life. Ma'am, I want to be a lecturer, but something it's distracting that if I go to this side, whether I will be getting a job or not. Okay, so let's do one thing right now only. Close your eyes. Yes, ma'am. Now imagine what you want to become in your life. What are you seeing right now? Ma'am, my aim is that only, but actually, by देखते हैं ना मैम कि पेरेंट्स का सजेशन कुछ और होता है, अब खुद का कुछ और होता है, मैम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। और देखते हैं कि उस साइड में जो लोग गए भी हैं हमारे घर से, मैम अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो उनसे एक निगेटिव पॉइंट भी मिला है मैम। एंड स्कूल में देखते हैं, कॉलेज लाइफ में मैम टीचर से सुनते हैं तो एक पॉजिटिव वे भी मिलता है। आई एम कंफ्यूज इन दैट ओनली। कोई दिक्कत नहीं आती, इसका बहुत आसान सा है। मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, आपने क्योंकि ये बात बोली है, मेरे फादर चाहते थे कि मैं मैथ्स से अपनी पढ़ाई करूं और मुझे बायो बहुत पसंद थी, तो मैंने बायो ही ली थी। ठीक है, मुझे घर में थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ा कि मैथ्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे जाके मैं लाइफ में मैथ्स से कुछ नहीं कर पाऊंगी। और उनको मैंने समझाया, मतलब देखो ये ना चीज हमारे हाथ में ही होती है कि हम हमारे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। ठीक है, यस तो मैम। मैंने उनको समझाया कि पापा मेरे से नहीं होगी मैथ्स, मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, बट मुझे बायो बहुत पसंद है पढ़ना, और बायो मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, अभी भी मुझे बायो पढ़ना पसंद है। तो जब उनको समझाया, उनको रिजल्ट ला के दिया, देखो कहने में और करने में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर यस अगर आप मैम। अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो कि आप लेक्चरर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है और वो मानेंगे भी, लेकिन आप उनको रिजल्ट्स भी दिखाओ। यस मैम। क्योंकि जब पेरेंट्स आपका रिजल्ट देखना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं यस मैम। ना। तो एक वो जो अपनी कंसिस्टेंसी है, और मैंने जैसा कि आपको बोला कि फेलियर तो 100% सक्सेस की गारंटी तो किसी की भी नहीं होती। आपको ये या हम पता ना कि कल क्या होगा, यस मैम। मुझे किसी की उम्मीद है, गारंटी नहीं, तो मुझे उम्मीद है गारंटी। इनकी समझ में बात आ गई होगी। वो आप अच्छे से बता रही हैं, बहुत अच्छे से बता रही हैं, जैसे कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है उससे भी बेहतर तरीके से आप बता रही हैं। और कोई कुछ पूछना चाहता हूँ? लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट हमारे पास है बस केवल। मैं ये Yes, sir. कौन कौन Yes, पूछेगा एक Yes, क्वेश्चन? sir. हाँ Sir. क्या? हाँ ना, Good evening. Sorry. Good noon, ma'am. Myself Archana. I'm pursuing MSc from University of Allahabad, and I have done my BSc from Sacred Heart, Sitapur. मैम आपसे मैं पूछ रही थी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज अ लॉन्ग टर्म जर्नी, एंड सिंस काफी वैकेंसीज भी कम हो गए, 700 वैकेंसीज हैं, एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इसका ड्रीम होता है टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो अपने आप को इस जर्नी में कैसे मोटिवेट रख पाना, मीन्स कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हमें इसमें निगेटिव टाइप के टॉन्ट्स देते हैं, जैसे आपका लेवल बहुत ऐसा है, इस टाइप से है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप कैसे अपने आप को ऐसे पॉजिटिव रख पाना कि ये मैं कर लूंगी, क्योंकि होता ना कि जैसे जैसे टाइम होता रहता है, ईयर्स आते रहते हैं, अटेम्प्ट देते रहो, तो थोड़ा सा पैशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, बट जो जो जुनून होता है करने का वो नहीं कम होता। तो कैसे करना चाहिए, प्लीज मैम सजेस्ट कीजिए। आपको कितनी सीटें चाहिए सिलेक्शन के लिए? मैम ओनली वन। और सीट कितनी है? मैम 700 हो। कितनी फालतू है? 699। फिर आंसर मिल गया ना आपको? यस मैम।
और नेगेटिविटी को नहीं एक ढक्कन पॉलिसी है, वो हमेशा लाइफ में अप्लाई कीजिए। जैसे कोई नेगेटिव बात बोल रहा है, आपको नेगेटिविटी बता रहा है या नेगेटिव थॉट दे रहा है या अपना ओपिनियन दे रहा है, तो आप ढक्कन पॉलिसी अप्लाई कीजिए, अपने दोनों कान बंद कर लीजिए और सुनिए ही मत। खाली पॉजिटिव चीज़ को सुनिए, नेगेटिव चीज़ सुनना ही नहीं है। अप्लाई ढक्कन पॉलिसी, जैसे कोई आपको नेगेटिव चीज़ दे रहा है, वो नेगेटिव चीज़ ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच श्रद्धा। Thank you और so मुझे much, उम्मीद है ma'am. कि इनको इसका जवाब मिल गया होगा। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने अभी तक जितने भी मोटिवेशनल लेक्चर्स करवाए हैं श्रद्धा, दिस वाज अनडाउटेडली द बेस्ट सेशन आई हैड, थैंक यू। एंड माय बेस्ट विशेस आर विद यू। और आप बहुत बड़ी लॉयर बने। और मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं सबका आई एम गिविंग वोट ऑफ थैंक्स टू एवरीवन हु लिसनड हियर यू केयरफुली। जो जितने भी लोग चाहे वो लाहौर से जुड़े हमारे साथ, इलाहाबाद से जुड़े, और ख़ास तौर से डॉक्टर योगेश कुमार दीक्षित जो बरेली कॉलेज बरेली में ज़ूलॉजी से ही पीएचडी है, और इस समय सेक्रेड हार्ट सीतापुर में काम कर रहे हैं, हमारे जूनियर रहे हैं, आलोक खरे साहब के स्टूडेंट रहे हैं। जी, जी। उनके काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े। मैं विशेष रूप से डॉक्टर योगेश कुमार दीक्षित जी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर जिन्होंने जुड़े, और जिन्होंने, मुझे पक्का उम्मीद है कि आपकी बातों से उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मुझे हुआ है तो उनको भी हुआ होगा। और इसलिए भी मैं उनको थैंक्स देता हूँ कि यहाँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों के सेमिनार हो जाते हैं और 30-32 स्टूडेंट जुड़ते हैं। और हमारे यहाँ तो तमाम, जबकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट नहीं किया, मैं बहुत सर्कुलेट करता अगर तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ जो अपने संग साथ के लोग हैं वही लोग जुड़ें। और उससे सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स देता हूँ आपको श्रद्धा सक्सेना। मैं जानता हूँ कि एक वकील की ज़िंदगी में टाइम की क्या कीमत होती है। और मैंने जितना भी तुमसे बात की, या जितना भी यहाँ पर आज लोगों ने तुमको सुना, निश्चित रूप से जितना मैंने सोचा था उससे 1 लाख गुना बेहतर तुमने बोला यहाँ आज। और इतना खुश हूँ थैंक मैं, यू। और मैं फ्रॉम द इनर मोस्ट कोर ऑफ माई हार्ट आई एम गिविंग यू माई बेस्ट विशेस टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास लॉयर। और मैं तो चाहूँगा कि इंटरनेशनल कोर्ट हेग में आप जाके बैठें, जिन्होंने वो 1 रुपए की फ़ीस के साथ में हमारा केस लड़ा था। मैं तो वो उस तरीके की आप लॉयर बने। और बचपन से, जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक बड़े वर्ल्ड क्लास लेवल का वकील बनूं, लेकिन किन्हीं वजहों से मैं टीचर बन गया। तो ये मेरा अधूरा ख्वाब है जो मुझे लगेगा आप पूरा करेंगी तो हो जाएगा पक्के तौर पे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। So on behalf of my students, on behalf of every student present here, on behalf of my college, my principal, my management, and myself, I am giving you the best wishes for your future endeavors and your bright career. और मैं अपनी तरफ से हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। कभी भी आपको लाइफ में अगर लगे हमारे लिए, थैंक यू तो सो मैं मच। आपके साथ हूँ। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जितने लोग भी यहाँ सुन रहे हैं कि अगर उनको कानून से संबंधी कोई लीगल एडवाइस लेनी हो तो वो ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं आपके लिए। खूब जीवन में तरक्की करें, ऐश करें, और ऐसे ही हमेशा हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, और ढक्कन पॉलिसी अपनाती रहें, लोगों को दूर रखें नेगेटिव थॉट्स वालों को। Thank you very much. Thank you so much. Now you can leave the meeting and everyone can leave the meeting. Thank you so much. आपका सर्टिफिकेट अभी 1 सेकंड में आपके पास पहुंच रहा है। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।